Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Regulatory Body Platform powered by Abhimanyu IAS। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ला रहे हैं। इट इज़ अ मिक्स ऑफ योर स्पेक्ट्रम की किताब के एमसीक्यूज हैं और कुछ एनसीईआरटीज के हैं। सो आई होप आप दोनों को अच्छे से प्रेफर कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, और आज आपके सामने उसी सोर्सेज से मैं एमसीक्यूज ला रहा हूँ। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज जस्ट read the question and answer it within that time frame जो मैं आपको बताऊंगा 5 to 10 सेकेंड आपको मिलेगा। ठीक है, so let's begin with the session ESIC Deputy Director Series Indian Freedom Struggle, but before that we have a complete course on ESIC Deputy Director which is लाइव चल रहा है। ये 12 सितंबर से शुरू हो चुका था और अभी भी इसमें एनरोलमेंट आती जा रही है, तो आप भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, राइट। चलिए, फर्स्ट सवाल, पहला सवाल जो है दैट इज 1864 में कौन से ऐसे वॉइसरॉय, चलो मैं अंग्रेजी में पहले पढ़ लेता हूँ कि 1864 में विच वॉइसरॉय ऑफिशियली मूव्ड हिज काउंसिल टू शिमला establishing the practicing of shifting capitals during summers। सो गर्मियों के टाइम पे अंग्रेज़ों को ज़्यादा गर्मी लगती थी बिकॉज अंग्रेज़ जहाँ से आए थे, यूके ब्रिटेन से आए थे, उनका तापमान टेम्परेट रीजन वाला होता था, ठंडा रहता था। तो वो जब इंडिया में आए तो उनको मेजरली प्रॉब्लम आई इसकी टेम्परेचर की, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता था नॉर्थ इंडिया में। सो देन दे डिसाइडेड कि लेट्स मूव टू हिली एरिया शिमला, जहाँ पे गर्मियों के टाइम पे और बचे भी रहेंगे। किससे बचे रहेंगे? वो जो कॉलेरा, डायरिया, ये सारी चीज़ें, जो टाइफाइड फीवर्स गर्मियों में बहुत जल्दी हो जाता था, ठीक है, तो इस वजह से। सो जॉन लॉरेंस है, माउंट बेटन है, इट इज़ लॉर्ड वेवल एंड चेम्सफोर्ड, राइट। तो यहाँ पे अगर सवाल इतना भी क्लियर नहीं है तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं, वेवल इज नॉट पॉसिबल। वेवल तो बहुत ज़्यादा एंड में आया। वेवल प्लान आपने पढ़ा होगा, 1940s का टाइम है। इसके अलावा चेम्सफोर्ड की बात करें, ये भी बहुत एंड में आए, मतलब 1920s की बात है। ये तो 1864 की बात कर रहे हैं ना, तो 1864 में कौन थे ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर है आपके पास 5 सेकेंड। आई होप आपने आंसर दे भी दिया है। इसमें है बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कैपिटल्स ड्यूरिंग समर्स स्टार्टेड बाय जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने ज़्यादा काम कुछ किया नहीं, इन्होंने जर्नली ये कैपिटल शिफ्ट करने में ही काम किया, बाकी इनका कुछ खास योगदान नहीं रहा है। सो जॉन लॉरेंस 1864 में इन्होंने जो अपनी काउंसिल है, काउंसिल मतलब वॉइसरॉय की काउंसिल होती है, वॉइसरॉय की काउंसिल विच इज़ सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये काउंसिल को इन्होंने समर्स के टाइम पे मूव करना शुरू कर दिया था। एंड सेटिंग द सील टू प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कैपिटल्स ड्यूरिंग द हॉट सीजन्स, ठीक है। शिमला ऑल्सो बिकेम द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, राइट। इनफैक्ट एक चीज़ और भी है जो आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने फॉलो की है किताबें, तो उसमें यह बोला गया है कि शिमला को एज अ हिल स्टेशन बनाया जाता था। एज अ स्टार्टिंग में इसका काम ये था अंग्रेज़ों के लिए कि ब्रिटिश आर्मी जो लड़ाइयाँ करती थी, युद्ध करती थी, वहाँ के जो बेचारे जो कैजुअलिटी वाले जो सोल्जर्स होते थे, जो जिनको इंजर्ड सोल्जर्स होते थे, उनके आराम के लिए इन हिल स्टेशंस को रखा जाता था ताकि यहाँ पे आएँ और आराम करें और फिर रेडी हो जाएं और फिर लड़ाई के लिए चले जाए। तो स्टार्टिंग में ये काम था हिल स्टेशंस का, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बंगाल वाज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया। ओपियम वाज ग्रोन इन मालवा, राजस्थान एंड सिंध एंड वाज एक्सपोर्टेड टू चाइना। ओके, तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट about the trading trends in colonial India? Trading trends in colonial India. Which of these above statements is are correct about this? Right? आपके पास है 10 seconds. This question comes under the category of moderate. तो आप आंसर दीजिए। हाँ जी, चलिए। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है
अगर सही किताबें पढ़ी है तो आंसर आसान है, अगर गलत किताबें पढ़ी है तो आसान क्वेश्चन मुश्किल है। इसका आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसीलिए आंसर है क्योंकि बी से होता है बॉम्बे ऑल्सो, और ये जो बॉम्बे है, बॉम्बे वॉज कंसिडर्ड टू बी दी कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया। बॉम्बे को कंसिडर किया जाता था कमर्शियल कैपिटल, नॉट बंगाल। ठीक है, सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट, किस तरीके से फ्रेम किया। बट जो ओपियम ट्रेड होता था वो इन एरिया से लेकर आते थे, वहां पे प्रोड्यूस होता था, वहां से फिर बॉम्बे की तरफ ले जाया जाता था, बॉम्बे से फिर इट गोज टू चाइना, राइट। तो याद रखो इट इज MRS। MRS का मतलब मालवा, सिंध एंड राजस्थान, राइट। ये तीन एरियाज में ये ओपियम होता था। और ओपियम मैं आपको बताऊं, ये जो टाटा है, आपने सुना होगा टाटा बिरला, टाटाज और बिरला और भी बहुत सारे गुजराती और मराठी, जो गुजराती थे मराठी थे, जो बीच में इन्हीं ट्रेड के बीच में, मतलब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, ओपियम तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, ओपियम को ले जाना होता था चाइना के अंदर, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का काम कौन करेगा? यहां में एक स्टेशन था, दैट इज बॉम्बे का पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट तक पहुंचाना होता था। यहां से बॉम्बे पोर्ट तक पहुंचाने का काम कौन करते थे? इंडियंस करते थे। और इंडियंस कौन से होते थे? गुजराती, मराठी, जो मतलब इस ट्रेड को करके काफी ज्यादा उन्होंने पैसा कमाया और आगे जाके इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। जैसे टाटास जो थे, JRD टाटा, उन्होंने इसी ट्रेड से पैसा कमा के इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। तो आपके लिए एक नया चीज थी। बॉम्बे वॉज अ कमर्शियल कैपिटल, बॉम्बे को कमर्शियल कैपिटल डिक्लेयर किया और इसको बोला गया उर्ब्स प्राइमा इन इंडीज। उर्ब प्राइमा इन इंडीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी, या राइट। तो याद रखेंगे आप। ओके, नाउ बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, बट लंबा चौड़ा सवाल हमेशा एक सिंपल सा इसका आंसर होता है। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स इन कॉलोनियल बॉम्बे वॉज यूजुअली यूरोपियन। ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स इन कॉलोनियल बॉम्बे वॉज यूजुअली यूरोपियन। ठीक है, अब इसके बारे में आपने क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, इट एक्सप्रेस्ड ब्रिटिश डिजायर, ठीक है, टू क्रिएट अ फेमिलियर लैंडस्केप इन एन एलियन कंट्री। मतलब ये ब्रिटिशर्स की डिजायर दिखाती है कि हम लोग जो है जो एलियन कंट्री, मतलब किसी दूसरे जगह पे जाके भी अपना जो अपने पीछे घर बने हुए थे वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर भी बनाना चाहते हैं घर, इसीलिए उन्होंने बनाया। ठीक है, दूसरी बात, ब्रिटिश फेल्ट दैट यूरोपियन स्टाइल्स वुड बेस्ट सिंबलाइज देयर सुपीरियरिटी, कि कहीं और जगह जाके वहां पे हम अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स इट शोज आर सुपरमेसी। दूसरा, तीसरा, यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स मार्क्ड आउट द डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियल मास्टर्स एंड देयर इंडियन सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स जो है डिफरेंशिएट कर रही है, एक जगह यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग है, एक जगह इंडियन स्टाइल बिल्डिंग है, तो वो डिफरेंशिएशन पैदा करना कि ये यूरोपियन है, ये इंडियन है ना, तो वो करने के लिए आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बिल्डिंग इन कॉलोनियल यूजुअली यूरोपियन होता था। क्या इसका स्टेटमेंट कौन सा है जो स्टेटमेंट सही है? आंसर बताइए। ठीक है, नाउ इट इज द आंसर इज ABCD, चारों के चारों आंसर्स जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे भी तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ ही रहा होगा कि हाँ, और ये सवाल जो है ये UPSC का एक क्वेश्चन, एक पेपर में ये UPSC का सवाल है, राइट। तो ये एग्जैक्टली इस तरीके से है। अब देखते हैं इसका क्लैरिफिकेशन वही है कि हाँ, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स अपनी सुपरमेसी दिखाना चाहते थे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है, ब्रिटिशर्स अपने आप को अलग थलग दिखाना चाहते थे बाकियों से, राइट, तभी उन्होंने अपना आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किया। नंबर 3 इज कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कहीं ना कहीं अपना फेमिलियर, अपना घर ढूंढ रहे थे इस एलियन लैंड के अंदर, इसीलिए उन्होंने अपना आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सिंपल सवाल है, पूरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस पार्टी 1885 से लेके 1905
was characterized by its effort to secure what? तो पहला फेज जो कांग्रेस का था उसमें कांग्रेस के क्या मतलब उसके एफर्ट्स थे सिक्योर करने के, जैसे उसने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए कोशिश किया, ठीक है, उसने कंप्लीट फ्रीडम की बात की, उसने लिमिटेड इंडिपेंडेंस की बात की, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की। अब आपका टाइम शुरू होता है अब 5 सेकंड के लिए। ओके, नाउ सो आंसर तो आपको आ ही गया होगा, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए बाल गंगाधर तिलक ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी मॉडरेट्स के बारे में। वैसे ही वॉज क्रिटिकल अबाउट मॉडरेट्स कि यार मॉडरेट्स कुछ करते नहीं है, इन्होंने ना हमको आगे बढ़ने दिया ना खुद आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और भी बोली थी, उन्होंने बोला था कि आज के जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, आज के जो एक्सट्रीमिस्ट है मतलब हम लोग हैं, वो उस टाइम पे 1885 के एक्सट्रीमिस्ट थे। मतलब मॉडरेट ना 1885 में एक्सट्रीमिस्ट ही एक तरीके से रोल प्ले कर रहे थे उस टाइम पे, राइट? क्योंकि उस टाइम पे तो एक आवाज उठाना भी बहुत मुश्किल होता था। पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए आप बात कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए बात कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। तो आज के एक्सट्रीमिस्ट जो है वो उस टाइम पे 1885 में जो कांग्रेस के मॉडरेट्स थे वो उस टाइम पे कंसिडर किए जा सकते थे एक्सट्रीमिस्ट, राइट? ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने बोला था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ये कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है, वॉज स्टार्टेड इन 1889 इन इंग्लैंड to serve as a forum of Congress there. Who among the following was its chairman? ठीक है, सो ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्ट किया 1889 में इन इंग्लैंड में टू सर्व एज अ फोरम ऑफ कांग्रेस देयर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी? राइट, सो आंसर इज डिगबाय, दादा भाई नौरोजी, बैनर्जी या वेडरबर्न। आंसर इज सर डब्ल्यू वेडरबर्न। देखिए 1889 में ये कमेटी बनी, ठीक है, परमानेंट कमेटी को स्टैब्लिश किया गया। वेडरबर्न जो थे ही वाज अ चेयरमैन एंड डिगबाय जो थे एज अ सेक्रेटरी। सो ही वाज अ चेयरमैन एंड डिगबाय जो थे ही वाज अ सेक्रेटरी। इसका काम क्या था? देखो काम इसका बड़ा सिंपल था। काम इसका ये था कि इन्होंने क्या करना था कि आईएनसी जो अपने घर के अंदर कर रही थी ना, मतलब लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज दे रही थी कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को गाइड कर रही थी, है ना, एक प्लेटफॉर्म दिखा रही थी। वैसा ही काम इस कमेटी के द्वारा होना था ब्रिटेन के अंदर। लोगों को पब्लिक लेक्चर्स देना, ठीक है, लोगों को बताना कि तुम्हारी जो सरकार है वो सरकार हमारे ऊपर कैसे जुल्म कर रही है, मतलब इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस नोन एज द लायन ऑफ बॉम्बे? लायन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता है? जीके गोखले को कहा जाता है, रनाडे, फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी? हाँ जी, आपका टाइम है, शुरू होता है अब। आंसर दीजिए इसका। हु अमंग द फॉलोइंग मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस नोन एज द लायन ऑफ बॉम्बे? लायन ऑफ बॉम्बे, ठीक है। लायन ऑफ बॉम्बे, देखिए लायन ऑफ बॉम्बे ऑब्वियसली फिरोज शाह मेहता, इनको लायन ऑफ बॉम्बे, ही वाज इंडियन पारसी। देखो पारसी, गुजराती, इन्होंने खूब मतलब झंडे गाड़े हर अलग अलग फील्ड्स में, एजुकेशन में, अलग अलग फील्ड्स में इन्होंने अच्छा काम किया है। इंडियन पारसी पॉलिटिशियंस एंड लॉयर फ्रॉम बॉम्बे, अंडरस्टैंड। तो इनको जो है नाइटहुड भी मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने लॉ के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था इसीलिए। और ये एक ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1890 हेल्ड एट कोलकाता। तो कलकत्ता में 1890 में ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नेक्स्ट इज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज अ स्लोगन गिवन बाय whom? नो टैक्सेशन without representation is a slogan given by whom? बहुत सवाल
जबरदस्त है कि नहीं? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आजकल बात होती है नो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, सॉरी, नो वोट्स विदाउट गवर्नमेंट जॉब्स, है ना? गवर्नमेंट जॉब्स के नहीं दोगे तो कोई वोट भी नहीं मिलेगा। ऐसा होना भी चाहिए। स्लोगन आपके हिसाब से आपको लगता है कि ऐसा स्लोगन बनना चाहिए, नो जॉब्स नो वोट्स नो जॉब्स, है ना? गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में जॉब्स वाला तो मुद्दा बहुत ही पीछे होता है, राइट? गवर्नमेंट नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में, राइट? सो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इट इज मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी, वहाबीज। ऐसा कुछ नहीं है, वहाबीज का नहीं है इसमें कोई भी पॉइंट। रेवोल्यूशनरीज तो टैक्स रिप्रेजेंटेशन का सवाल ही नहीं बनता। अब एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स की बात करें तो आप ये सोचो, जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स का सबसे कमाल का काम पता है क्या था? कमाल का काम था, वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है, यू नो, जो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं इंडियंस के ऊपर, तो उन्होंने इसको बताया लोगों को कि ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, विद सिंपल डेफिनेशन के साथ, बहुत सिंपल तरीके से। मॉडरेट्स ने यही सबसे बड़ा कामयाबी वाला काम किया था कि उन्होंने, इसमें भी सबके सब नहीं थे, जैसे आरसी दत्त हो गए, आरसी दत्त थे। आपको सबसे बड़ा नाम तो अभी तक मैंने नहीं लिया, इट इज दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, रनाडे। ये लोगों ने क्या किया? दे वर मॉडरेट्स। इन्होंने बेस्ट काम क्या किया? क्रिटिकली क्रिटिसिज्म किया ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक पॉलिसीज का, कैसे वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आम जनता को, राइट? तो ठीक है, तो ये याद रखिए, मॉडरेट इसका सही आंसर है, आप याद रखेंगे, ठीक है? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिसाइड द पॉलिसी मेजर्स ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिशर्स के जो भी पॉलिसी मेजर्स है उसके अलावा एक और कारण है which resulted in the economic exploitation of India by British in 19th century। वो कारण क्या है? समझ तो आ गया आपको सवाल? अब हम लोग क्वेश्चन ऑप्शंस के ऊपर देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन बाय मॉडर्न मीन्स डिटेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, एब्सेंस ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल इन इंडिया एंड लैक ऑफ कैपिटल इन इंडिया। ठीक है, तो आप मुझे आंसर देंगे। तो भैया पॉलिसीज तो ब्रिटिशर्स की बहुत खराब थी, अगेंस्ट इंडियंस थी, बट और भी कुछ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और भी एक कारण है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का ब्रिटिशर्स के द्वारा। आंसर दीजिएगा इसका। ओके, सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। देखो, इट इज सिंपली द लैक ऑफ कैपिटल इन इंडिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, लैक ऑफ कैपिटल इन इंडिया, इससे इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हुआ नहीं। एब्सेंस ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल, अरे नहीं यार, क्वालिटी रॉ मटेरियल तो इंडिया में भर के था। इंडिया में एक्चुअली ब्रिटिशर्स या कोई भी यूरोपियन पावर्स आई इसलिए थी बिकॉज इंडिया के पास क्वालिटी रॉ मटेरियल था। बस उस क्वालिटी रॉ मटेरियल को वो अपने घर तक पहुंचाते गए, वहां पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया और फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में ही बेच दिया। ठीक है, सो ये काम उनका था। डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हाँ, इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनी जो उनकी जो वैल्यू थी वो नहीं मिल रही थी, राइट? और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश बाय द मॉडर्न मीन्स, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कहाँ पे? ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, लेकिन इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जो हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, छोटे मोटे लोग काम करते थे, है ना, तो वो अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वहाँ के लोग उठ गए और एग्रीकल्चर में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको जो वो काम कर रहे थे, प्रोडक्ट्स बना रहे थे, वो प्रोडक्ट्स का उनको वैल्यू नहीं मिल रहा था, राइट? तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप आपने ये आंसर सही दिया होगा एकदम तरीके से। नाउ ये तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, तो इस लंबे चौड़े सवाल से ये पता चल जाएगा अगर आंसर सही होगा तो कि आप किताबें सही पढ़ रहे हो कि नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सीधा पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल है। सम हिस्टोरियंस बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी
suggests that Muhammad Ali Jinnah theory that Hindus and Muslims in colonial India constituted two separate nations can be projected back into medieval history. इसका मतलब सिंपल है कि मेडिवल हिस्ट्री से ही ये चलते आ रहा है कि हिंदू और मुस्लिम हैं वो अलग एक देश बनाते हैं। ये जिन्ना की थ्योरी नहीं है, ये पहले से ही चलते आ रहा है, मेडिवल हिस्ट्री से ही चलते आ रहा है, ये कुछ हिस्टोरियन का मानना है। ठीक है, सम स्कॉलर्स सी पार्टीशन एज अ कल्मिनेशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स that started developing in the opening decades of the 20th century. ठीक है, कि कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं पार्टीशन को एज अ कल्मिनेशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जो कम्युनिटीज है इसके ऊपर पॉलिटिक्स करने का जो कल्मिनेशन है, मतलब कंक्लूजन है, दैट इज कि बेसिकली पार्टीशन उसका कंक्लूजन है। इस तरीके से इसका मतलब है the separate electorates for the Muslims created by the colonial India government in 1909 and expanded in 1919 crucially shaped the nature of communal politics. तो separate election जो मुस्लिम्स के लिए बनाए गए 1909 में और उसको और एक्सपैंड कर दिया 19 में, वो एक्चुअली उसको जो है और तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स को और शेप मिली, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो आप बताएंगे इतना कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। आप आंसर, इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगा, लेकिन आंसर एकदम सही सटीक होना चाहिए। बहुत हिम्मत से ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, ठीक है। ओके, सो व्हाट शुड बी द आंसर? ए ओनली 1, बी 1 and 2, सी 1 and 3 and all of the above. What should be the right answer? चलिए आपके लिए 10 सेकेंड्स मैं देता हूं। हर स्टूडेंट का आंसर मेरे सामने होना चाहिए। हर स्टूडेंट का आंसर होना चाहिए। सो चलो देखते हैं आंसर क्या कहता है। देखिए आंसर ये कहता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दीज ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो आप याद रखिए तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, वही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? हु रोट अ सटारिक फैंटेसी इन इंग्लिश कॉल्ड सुल्ताना ड्रीम्स? पंडिता रामाबाई, कैलाश बाशनी देवी, राजसुंदरी देवी एंड बेगम रोकिया हुसैन। ठीक है, सो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये सिर्फ एक रिवीजन वाला है काम क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले पूछा हुआ है, तो ये सिर्फ आप रिवीजन से कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी मेक श्योर कर रहे हैं जो पढ़ा है वो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, राइट। सो सुल्ताना ड्रीम एक इंग्लिश में लिखी थी बेगम रोकिया हुसैन ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि उल्टा पुल्टा समाज हो जाएगा अगर महिलाओं ने मेन की जगह ले ली तो, राइट। तो महिलाएं अगर विमेन अगर मेन की जगह ले लेंगे तो उल्टा पुल्टा समाज हो जाएगा। 1905 में इन्होंने ये लिखी थी और इनका जो नॉवेल था दैट इज पद्मा रंग, ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखेंगे नॉवेल के बारे में। ओके, स्त्री पुरुष तुलना एक कंपैरिजन किया है किताब के अंदर, स्त्री पुरुष तुलना के अंदर, बिटवीन वुमेन एंड मेन, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन द मेन एंड वुमेन। ये किसने पब्लिश की थी बुक? हु एक्चुअली, जिसने ये स्त्री पुरुष तुलना के रिलेटेड कौन सा पर्सनालिटी है? कैलाश बाशनी देवी, बेगम रोकिया हुसैन, ताराबाई शिंदे या पंडिता रामाबाई? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आपको लगता है? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? चलिए, सो इसका आंसर क्या है? ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, फेमिनिस्ट थी, फीमेल्स पेट्रियार्कल सोसाइटी के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई, कास्टिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। ये किताब भी इन्होंने लिखी स्त्री पुरुष तुलना, और जो अपने ज्योतिबा फुले उनके साथ भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया सत्यशोधक समाज के अंदर। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस?
कौन है ऑथर ऑफ द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस, है ना। सो ये जो बुक है दैट इज रिलेटेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। खुशवंत राय, उर्वशी बुटालिया, खुशदेवा सिंह, महात्मा गांधी। आपके पास है 5 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उर्वशी बुटालिया। इन्होंने बेसिकली एक पार्टीशन के दौरान एक इंसिडेंट जो है, एक सिख विलेज के अंदर एक इंसिडेंट हो रहा था, बस उसी को ही नरेट किया है, उसी को ही बताया है कि किस तरीके से लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और कैसे क्लैशेस हो रहे थे, वो जो ब्लड शेड है, वो जो लोग एक दूसरे को मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे, तो ये सब चीज़ें जो है कैसे हो रही थी वो इस किताब के अंदर इन्होंने लिखी हुई है। बस व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, किताब का नाम। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में है, राइट, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड हिज रिलीफ वर्क इन हिज टाइटल लव, लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947। सो हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड हिज रिलीफ वर्क इन हिज टाइटल, है ना। सो किसने जो है अपना जो बताया है कि मैंने कैसे लोगों की मदद की ड्यूरिंग द पार्टीशन की टाइम की बात चल रही है, और उसमें उन्होंने किताब में लिखा लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947। खुशवंत राय, उर्वशी बुटालिया, खुशदेवा सिंह या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी तो पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे, इसीलिए बिकॉज किताब लिखने का टाइम इनके पास था नहीं। ये बेचारे कभी उधर, कभी इधर, कभी ढाका में, कभी रंगून में, कभी अपने दिल्ली के अंदर, पंजाब में इनको आने नहीं दिया, है ना। तो वहाँ पे जा रहे थे, फास्ट रख रहे थे ताकि लोग जो है लड़ाई झगड़ा रोक दे। चलिए आंसर क्या होना चाहिए, किसने अपना रिलीफ वर्क दिया इसमें? खुशवंत सिंह जो है, एक मिनट, इसमें खुशवंत राय जो है दैट इज, सॉरी खुशवंत राय नहीं, इट इज खुशदेवा सिंह। तो याद रखेंगे खुशदेवा सिंह ने ये किताब लिखी थी, इसमें इन्होंने अपना ही बताया था, राइट। At the beginning of modern industrial development, there were only 2 proper industrial cities in India. Which of the following is not among them? Not को तो क्लिक कर लो, राइट। तो बिगिनिंग में मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम पे सिर्फ 2 इंडस्ट्रियल सिटीज थी हमारे देश में, ठीक है। बिगिनिंग में जब अंग्रेज आए थे उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो 2 इंडस्ट्रियल सिटीज थी। कौन सी है जो इसमें नहीं है ना। सवाल है जबरदस्त, बताओ। कानपुर, जमशेदपुर, कलकत्ता या ऑल ऑफ द अबव, कोई भी, सारी की सारी नहीं है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है आपको देने के लिए 7 सेकंड। 7 सेकंड में आप आंसर दीजिए। है ना। सो अब हम लोग बात करेंगे कानपुर, जमशेदपुर, ये दोनों सिटीज थी जो कि इंडस्ट्रियल सिटीज कहा जाता है, बट कैलकाटा कभी भी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं थी। कैलकाटा कभी भी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं थी, इट वॉज अ ट्रेडिंग सेंटर। क्या था? ट्रेडिंग सेंटर। देखो इंडस्ट्रियल सिटी और ट्रेडिंग सेंटर में फर्क होता है कि नहीं होता है? इंडस्ट्रियल सिटी में प्रोडक्शन होती है, ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग सेंटर में केवल आप पैकेजिंग करते हो और वहां खरीद बेच होती है, कोई प्रोडक्शन नहीं होती। इट वॉज अ ट्रेडिंग सिटी। बॉम्बे क्या था? बॉम्बे क्या था? बॉम्बे इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग सिटी, ठीक है। ओके, सो कानपुर किस चीज में स्पेशलाइजेशन थी? वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल, इंक्लूडिंग लेदर में भी वो स्पेशलाइजेशन थी, लेदर में भी वो स्पेशलाइज थे, ठीक है। जमशेदपुर की बात करें तो स्टील में वो स्पेशलाइज थे, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है सेट 1 सेट 2 में आपने बताना है कौन सा किसके साथ एसोसिएटेड है।
वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शॉर या लॉर्ड वेलेस्ली? Subsidiary alliance system, policy of non-interference, permanent settlement in Bengal, abolish dual system. Now answer this question. क्या आपको लगता है? चलिए, अगर देखें तो वॉरेन हेस्टिंग ने अबॉलिश किया था ड्यूल सिस्टम को। उसके बाद कॉर्नवालिस ने अगर देखें तो परमानेंट सेटलमेंट लाए थे। जॉन शोर जो है वो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, एंड वेलेस्ले सब्सिडरी अलायंस। अगर स्टूडेंट को आराम से वो निकाल सकता है कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, वेलेस्ले सब्सिडरी अलायंस, आंसर आपका वैसे ही निकल आएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट इज which British Governor General founded the Public Work Department in India? Which British Governor General founded the Public Work Department PWD in India? Ellenborough, Auckland, Dalhousie, Hardinge? हाँ जी, आंसर दीजिएगा इसका। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। और पहले तो आंसर ही देख लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं आंसर दे रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी का काम जो है वो किसने फाउंड किया था? वो फाउंड किया था डलहौजी साहब ने। लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी है जिन्होंने बेसिकली इस तरीके से स्टार्ट किया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम, राइट। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। ये सेशन में आपके 2-3 चीज़ें सॉल्व होती है, ठीक है। मैं ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 चीज़ें आपकी सॉल्व हों। पहली चीज़, आपका जो मोमेंटम होता है ना पढ़ाई करने का, वो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आप सवाल सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ सवाल होंगे जो सॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी इन ऑर्डर टू कीप ऑन गोइंग इन योर मोमेंटम, राइट। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये भी पता चलता रहेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी सही है या गलत है, क्योंकि जो सवाल मैं पूछता हूँ वो बहुत ही रेलिवेंट सवाल होते हैं, वो जो ट्रेंडिंग होते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से ये चीज़ है। और थर्ड थिंग इज, आपका आधा घंटा आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका आधा घंटा वेस्ट नहीं जाता है, राइट। तो ये हमारे लिए एक तरीके से, इस तरीके से हम लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। तो चलो, आज की क्लास में इतना ही। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, कीप वर्किंग, थैंक यू।